तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, तो कंपनी के फौज के यहाँ से। इसके पहले आपने नहीं देखा है तब जाकर जरूर इसकी पिछले वाला वीडियो जरूर देख लें, आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कंपनी का फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, ठीक है, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यह तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही कहते थे, जैसे सिपाही जो बाद में क्या बना, भारतीय में सिपाही बना, जिसे आर्मी भी कहते थे। ठीक है, 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार घुड़सवार की टुकड़ियाँ की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही तोड़दार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। ये देख सकते हैं अंग्रेजी सिपाही, ठीक है ना। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 के विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। 1857 क्रांति के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष देखने को मिलेगा हम लोग को यहाँ पर, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। यानी ईस्ट इंडिया क्या करने आई थी? यहाँ पर व्यापार करने आई थी, ठीक है ना। जैसे कि टाटा है, जियो है, इस तरह जो है व्यापार हो रहा था उस समय भी। तो ब्रिटेन की जो कंपनी आई थी भारत में, तो क्यों आई थी? जो है वो जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, ठीक है। लेकिन क्या होने लगी, वो औपनिवेशिक शक्ति बन गई और उसने क्या किया, भारत को ही अपना घर बना लिया। ठीक है, भारत पर क्या किया उसने, शासन करने लगे वो लोग। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। आप समझ रहे हैं, अब ब्रिटेन से भारत आने में कितना समय लगेगा? मात्र 3 हफ्ते लगेंगे इस 6 महीने की जगह। किसके प्रयोग से? भाप की जगह से, ठीक है। जैसे स्टीम का जो सुना ना, स्टीम इंजन का आविष्कार। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। चैप्टर में निष्कर्ष में यह दिया है कि जो है कंपनी आती है, विदेशी कंपनी होती है, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में आती है और भारत में व्यापार करने की जगह भारत पर अपना शासन की स्थापना करती है। और स्थापना करने के बाद यहाँ पर दिया है भारत के कितने परसेंट पर जो है अंग्रेज जो है शासन कर पाए हैं? तो भारत के 63% भूभाग पर क्या कर पाए हैं लोग? शासन कर पाए हैं। और भारत की जो 78% जनसंख्या पर, ठीक है ना, यानी यहाँ भी आपको 22% बचे लोग हैं, ठीक है ना, जो अंग्रेजी से बच गए थे। और लेकिन ये बचे नहीं थे, ये भी क्या थे? अब देखिए, ये जो 63% है क्या है? सीधे नियंत्रण है, यानी ये प्रत्यक्ष नियंत्रण है। और जो बचा हुआ है वो क्या है? तो वो जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। समझ रहे हैं आप लोग? इसको मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई बार आपको समझाया है, तो आप लोग इसे
ज़रूर ध्यान में रखेंगे। फिर ये जो है हम लोग का चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपके करने के लिए, तो आप लोग इसे करिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। कुछ ज़रूरी सूचना आपको दे देते हैं, जैसे कि आपको जो स्टैटिक्स पोर्शन का आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखना है, मेडिवल देखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का कंप्लीट आपको जो स्टैटिक पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।